हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स के पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स आगे के पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी कवर करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हम डिटेल में देखेंगे, डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है, अलॉन्ग पीरियड कैसे वेरी करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, एक्वस मीडियम में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, गैसेस फेज में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगे, डेंसिटी कैसे वेरी करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी में हम देखेंगे डाउन द ग्रुप एंड अलॉन्ग पीरियड, वो हम लोग देखेंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, तो सब लोगों ने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल में कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम्स के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लो मेटल है हमारे पास, उसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी दिया और वो मेटल प्लस बन गया, मेटल आयन बन गए और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उससे। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब अलोंग पीरियड ये कैसे वेरी करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइज भी डिक्रीज कर रहे होते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, बट फॉर 3D सीरीज, बट नॉट रेगुलरली नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें तो अगर हम ऐसे, क्रोमियम के बाद कौन आता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, ये सब ऐसे आते हैं। तो ऐसे आयरन का ज़्यादा होना चाहिए था, फिर सबसे कम तो मैग्नीज के होने चाहिए थे, लेकिन ये ऑर्डर क्या होता है, क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम क्रोमियम के होने चाहिए थे, लेकिन क्रोमियम का ज़्यादा होता है, फिर आयरन, फिर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्रोमियम के पास क्या होता है, 3d5 4s1 होते हैं, 3d5 4s1। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 देने के बाद ये 3d5 बन जाएगा। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, I2 अगर देके हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके, तो इसमें एस ब्लॉक हाफ फील्ड है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 3d6 4s, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3d6 4s2 तो हाफ फील्ड हो जाएंगे। अब इसमें जेड इफेक्टिव के कारण ये होता है, फिर मैग्नीज आते हैं। ठीक है, अब कॉपर का ज़्यादा हो जाता है जिंक से, क्यों, क्योंकि कॉपर में फिर से क्या आ जाएगा, 3d10, जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो निकल चुका है 4s1 वाला। तो अब हमें ये कैसे पता चल रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। उसी तरह अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 3 की बात करें तो मैग्नीज का ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि अब मैग्नीज के पास क्या हो जाएगा, 3d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्रोमियम का होगा, फिर आयरन के होंगे, और जिंक का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जिंक के 3d10 हो जाएंगे अब। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, कैसे देखेंगे हम ये, तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जेड इफेक्टिव के। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल के से एट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा। अगर एट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि दूर हो जाएंगे वो। तो अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, मीन्स हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में जनरली ये ऑर्डर याद करना, तो अधिकतर ये ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे 5D का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 3D आते हैं, फिर 4D आते हैं। 5D इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है, और 3D इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि 3D सबसे छोटा है। तो 3D छोटा है इसलिए उसकी साइज छोटी है, अगर साइज छोटी है तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा हो जाएगा। तो जनरली हम ये ऑर्डर याद करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अधिकतर ये वाला रूल फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैसे कॉपर Ag और Au में हमें देखना है। तो कॉपर Ag Au में, तो कॉपर क्या है, 3D है, और ये 4D है, और ये 5D है। तो सबसे पहले 5D, फिर 3D, फिर 4D एलिमेंट आएंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी में देखना है हमें, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे,
4D, सॉरी 5D, फिर आ जाएंगे हमारा 3D, फिर आ जाएंगे हमारे 4D। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम में ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम साइज से ही देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज, ये जेड इफेक्टिव डोमिनेट, जेड इफेक्टिव तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है? लेंथेनम के बाद होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट हम देखें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज छोटे होते हैं। अब किसी भी पीरियड में सबसे पहले कौन लाई करता है? सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं, और लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं? साइज डिक्रीज होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर पहले हैं तो उसकी साइज तो सबसे बड़ी होगी, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज बड़ी होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज छोटी होती है। इसलिए आयनाइजेशन किसमें ज्यादा होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा होगा। अब जो एक्सेप्शन मैंने बोला, जो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, इस वाले रूल को जो फॉलो नहीं कर रहा था, उसके एक्सेप्शन जैसे, तो उसमें एक्सेप्शन याद करने का डायरेक्ट तरीका, अप टू डाउन क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। जेड इफेक्टिव ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज है, तो क्या बोल देंगे हम? अप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। और ये इंक्रीज क्यों कर रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण ये इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया, ये वेनेडियम, नोबेलियम और टैलियम, ये इसके क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो ये ऑर्डर ये याद रखना है। तो हम लोग आगे बढ़े, ये था आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है, किसके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो क्यों शो करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज in those elements the difference in energy of ns and n-1। जैसे हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में जो 4s होंगे और 3d होंगे, उनके बीच क्या होगा? एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, कंपेरेबल एनर्जी के होंगे। तो कंपेरेबल एनर्जी होने के कारण क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ विच ns एज वेल एज n-1d, मतलब 4s और 3D दोनों बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग एंड एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर दोनों अवेलेबल होंगे तो S के भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और D के भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो क्या होंगे? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम के आउटर मोस्ट में 3D1 4s2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाते हैं? +3। जैसे टाइटेनियम की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, यहाँ से भी 2 और 1 इससे ले ले तो 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकते हैं। तो इसके 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे, +2, +3 एंड +4। वेनेडियम की बात करें तो 2 ये भी दे सकता है, 2 के साथ एक 3, फिर एक 4, एक 5, तो ऐसे सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, +2, +3, +4, +5, ठीक है। तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +3। कैसे हो गए? समझ में आ गया। वेनेडियम के। अब क्रोमियम देखो +1, एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, इसके साथ दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ये। अब इसके पास देखो एस के पास 2 है, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना सकता है। एस के पास अगर 1 होता तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता। तो मैग्नीज की बात करें तो इसके 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक जाएगा। किसका? मैग्नीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अब आयरन की बात करें तो आयरन में एक एक्सेप्शन है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका होता है। एक ही कंपाउंड है जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वो मैं बताता हूँ कौन सा होता है, ठीक है। और +4 और +6 के रेयरली एलिमेंट मिलते हैं, ये कंपाउंड मिलते हैं। अगर वो होते भी हैं तो फिर क्या हो जाते हैं? रिड्यूस होके +3 और +2 में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट कोबाल्ट +2 और +3 2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। निकल +2 और +4, कॉपर +1 और +2,
जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद भी रखना पड़ेगा किसका कौन सा होता है, ठीक है, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, कौन सा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें आयरन +1 का कंपाउंड। अभी मैंने कहा था ना कि आयरन का एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सिर्फ एक कंपाउंड जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है वो क्या है, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आयरन का निकालोगे तो +1 आएगा। कैसे निकाल के देखते हैं। आयरन का क्या होता है, आयरन का X हमने मान लिया, H2O के 0 होते हैं, NO के +1 होते हैं, सल्फेट यहाँ पे +2 -2 है तो उसके पर क्या क्या हो जाएगा, +2, तो X इजिकल टू कितने आ जाएंगे, +1। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होते हैं। निकल +2 वाले के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, निकल +4 वाले, मैग्नीज +6 वाले, मैग्नीज +2 वाले, मैग्नीज +4 वाले, मैग्नीज +7 वाले, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख दिया है। अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, जैसे गैस फेज में कौन स्टेबल होंगे, लिक्विड फेज या एक्वस फेज में कौन स्टेबल होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो गैस फेज में हमें स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मोस्ट स्टेबल वही होंगे जिसमें D में 0, D में 5 या D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। जैसे कॉपर +1 और कॉपर +2 की बात करें, कॉपर +1 में 3D10 होंगे लेकिन कॉपर +2 में 3D9 होंगे। तो गैस फेज में ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जो D10 वाले होंगे। तो इसमें कौन सा स्टेबल हो जाएगा, कॉपर +1 इज मोस्ट स्टेबल देन कॉपर +2 इन गैस फेज। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्रोमियम की देखें तो क्रोमियम +1 है और +3। क्रोमियम +1 गैस फेज में, क्रोमियम +1 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D5 हो जाएंगे और क्रोमियम +3 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D3 हो जाएंगे। तो अगर हमें स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट गैस फेज में देखना है तो 3D5 इज मोर स्टेबल देन 3D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह क्रोमियम +1 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +3। अब टाइटेनियम में देखें, टाइटेनियम +2 की बात करें तो उसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइटेनियम +4 में D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमें गैस फेज में ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखनी है तो टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि उसमें D में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कुछ मैंने यहाँ पे ये फोटो लगा दिया है किसके कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जो डार्क वाले हमें दिख रहे हैं वो उसका स्टेबल मतलब उसमें ज़्यादा कंपाउंड्स हमें मिलता है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादातर कंपाउंड बनाते हैं। स्कैंडियम का +3 होता है, स्कैंडियम का +3 ही होता है, ठीक है। तो एक पिरामिड टाइप का बनता है, ये पिरामिड टाइप के बनते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम करें, अब जैसे इसमें पूछा जाए आयरन +2 और आयरन +3 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, गैस फेज की बात कर रहा हूँ, गैस फेज में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है तो इसमें 3D5 है, इसमें 3D6 है, तो 3D5 इज मोर स्टेबल देन 3D6। तो आयरन +3 इज मोर स्टेबल देन आयरन +2। अब लिक्विड फेज या एक्वस फेज की बात करें तो लिक्विड फेज में हमें क्या कन्फिग्रेशन देखना है, हमें T2G और EG के कन्फिग्रेशन को कंसिडर करना है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, EG में अगर T2G हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो या तो EG फुल फील्ड है तो हम वो उसको क्या बोलेंगे, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हम साथ साथ में क्या देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी भी देखेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, लिक्विड फेज में या तो एक्वस फेज में। तो क्रोमियम +2 के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D4 और इसके पास 3D3। तो अगर T2G की बात करें तो इसमें सिंगली ऑक्यूपाइड होके हाफ फील्ड हो जाएंगे, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। तो क्या होंगे, क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +2। उसी तरह हम आयरन +2 और आयरन +3 में देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग कराते हैं, पेयरिंग कराएंगे तो 3D6 में T2G क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएंगे। अगर T2G फुल फील्ड हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, 3D6 मोर स्टेबल मीन्स Fe+2 इज मोर स्टेबल देन Fe+3 इन लिक्विड फेज और एक्वस फेज, ऐसे बोल सकते हैं लिक्विड फेज में, ठीक है। जैसे कॉपर +1 और कॉपर +2, अभी हमने वहाँ पे देखा था कि कॉपर +1 इज मोर स्टेबल, लेकिन कॉपर +2 यहाँ हो जाएगा ज़्यादा क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
इंक्रीज करता है। जैसे क्रोमियम भी यहाँ +6 का कंपाउंड बनाया, मोलिब्डेनम भी है और टंगस्टन भी। तो टंगस्टन जो +6 का कंपाउंड बना रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा मोलिब्डेनम से और क्रोमियम से, और मोलिब्डेनम ज़्यादा स्टेबल होंगे क्रोमियम से। तो अप टू डाउन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाने की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। समझ में आ रहा है? तो ये तो था ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से होंगे वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का कैसे ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मेटेलिक बॉन्ड। मेटल, अभी ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे मेटल्स हैं, तो मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग के ऊपर, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो एंड मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ती है। कुछ एक्सेप्शन भी है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ये भी याद रखना है। तो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या तो डेल्टा एच एटमाइजेशन, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगा उस वो मॉलिक्यूल, वो मेटल ज़्यादा हार्ड होगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे और वो एटम आसानी से नहीं बन सकता। मीन्स उसके डेल्टा एच एटमाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो डेल्टा एच एटमाइजेशन होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टू कन्वर्ट मेटल या एलिमेंट इनटू एटम। तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी का चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, जैसे 3D सीरीज, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले मेल्टिंग पॉइंट के, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप इसके हो जाएंगे 4 और तो 6th ग्रुप के एलिमेंट है। 6th ग्रुप के एलिमेंट है। तो 6th ग्रुप के एलिमेंट के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसके होते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा एच एटमाइजेशन इन द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इस 6th ग्रुप के एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब सवाल आ रहा है नहीं सर मैग्नीज में तो 7 होते हैं, तो वो भी देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट हम देखें डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज। जैसे अब अगर पूछा जाए सर इन सब में किसका ज़्यादा होगा, तो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब हम 12th ग्रुप की बात करें, ग्रुप 12th, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होते हैं, इसलिए इसके सबसे लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और डेल्टा एच एटमाइजेशन भी। तो सबसे कम अगर पूछा जाए तो किसके होते हैं, सबसे कम हो जाते हैं ये ग्रुप 12 के, जिंक, कैडमियम और मरकरी वाले, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता है। तुम लोगों को पता भी होगा Hg लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग काफ़ी वीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आता है कि मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनके जो ये मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। काफ़ी कम मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी से कम नहीं होगा, ये बाकी सबसे कम होंगे, बस जिंक, मरकरी, कैडमियम से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल एटमाइजेशन वैल्यू देखी गई वो काफ़ी कम है, मतलब कम एनर्जी में ये एटम में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इसके में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली इसके जो मेल्टिंग पॉइंट आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड भी मैंने लिख दिया है तीनों सीरीज़ के। जैसे ये देखा, यहाँ पे मैग्नीज का कम है, यहाँ पे टेक्नीशियम का कम है, यहाँ पे रेनियम का कम है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है ऑर्डर, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो जनरली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट 3D के याद रखने। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम का सबसे कम होता है। यहाँ पे मैग्नीज होंगे, यहाँ पे टेक्नीशियन होंगे, यहाँ पे रेनियम होंगे, तो इसके एटमाइजेशन काफ़ी कम होते हैं, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होने के कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी
कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट नहीं होगा लेकिन कम होंगे, एक्सेप्शनली लो होंगे। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स थे, तो हमें याद रखना है ये। नेक्स्ट हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो एटॉमिक वॉल्यूम, अब हमें पता है कि जो साइज होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की काफ़ी छोटी होती है, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लो कंपेयर्ड विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक के कंपेयर में ये तो काफ़ी छोटा होता है, तो सो देयर डेंसिटी इज कंपेरेटिवली हाई। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमें पता है डेंसिटी इजकल टू मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कुछ दो के वैल्यू याद रखने हैं, जैसे ऑस्मियम और इरिडियम, ये दोनों के सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इरिडियम के होते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ऑस्मियम होगा। ठीक है, तो हाई डेंसिटी होते हैं। तो दोनों के हमें याद रखने, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 57.57, 0.61, 0.04 का डिफरेंस है। तो इन ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट 3D देयर इज नॉर्मल इंक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, फ्रॉम 3D to 4D सीरीज, एक्सेप्ट 3D नहीं, थर्ड की बात करें, जैसे थर्ड कौन सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम की बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम की बात हो रही है, और लैंथेनम ये डिफरेंट की होते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट की होते हैं क्योंकि ये इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए ये इसमें नहीं। ठीक है, तो देयर इज नॉर्मल इंक्रीज इन डेंसिटी। जैसे 3D to 4D सीरीज में जाएं तो डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, लेकिन अगर 4D से 5D सीरीज में जाएं तो एटॉमिक वॉल्यूम जिस रेस्पेक्ट में जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मास बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो मास के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम उतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए 4D से 5D सीरीज की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो क्या होगा, जो डेंसिटी होगा वो जस्ट डबल हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम काफी उसके कम हो जा रहे हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, साइज कम हो जा रहे हैं। तो साइज कम हो जाने के कारण एटॉमिक वॉल्यूम कम हो गया, मींस डेंसिटी उसके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर टाइटेनियम से जर्कोनियम की तरफ जाएं तो जर्कोनियम में बढ़ेगा डेंसिटी, लेकिन जर्कोनियम में जब हाफनियम की तरफ जाएं तो ये डबल बढ़ेगा। क्यों, तो रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो इन 3D सीरीज कॉपर हैज हाईएस्ट डेंसिटी, कॉपर की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, एंड स्कैंडियम हैज लोवेस्ट डेंसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज में कॉपर का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। अगर पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, इरिडियम की। उसके बाद सेकंड कौन आते हैं, ऑस्मियम। ज्यादा का अंतर नहीं होता है, 0.04 का अंतर होता है। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।